अस्सलाम वालेकुम। मेहर अली मान वंस अगेन वेलकम करते हैं आपको हमारे प्रॉपर्टी इंसाइडर्स में। अभी बजट जो 2022-23 का जो अनाउंस हुआ है, इसमें कुछ रियल एस्टेट के वाले से कुछ चेंजिंग हुई है, कुछ इसमें हमारे पास कुछ टैक्सेस वगैरह लगे हैं। तो उनसे हमारे काफ़ी क्लाइंट्स जो कुछ पूछ रहे थे कि वह बेसिकली ये क्या चीज़ है, इसमें जो टैक्सेस लगे हैं वो क्या चीज़ हैं और इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या चीज़ है। बेसिकली ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर होगी। अगर आप रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं या बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में जो गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे अभी जो इस रीसेंट गवर्नमेंट ने भी टैक्स पे किया है, तो सबसे बड़ा जो कट लगाया गया है वो रियल एस्टेट को ही लगाया गया है। और इसमें हम बात करेंगे कि ये बेसिकली इन्होंने क्या चीज़ करने की कोशिश की है। देखिए बेसिकली जो बजट है उसमें ये चीज़ जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश की है कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ये रियल एस्टेट जो है ये असल में बेसिकली रिच लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। तो हमारी जो इनकम है वो इस हिसाब से काफ़ी कम है। और प्लाटों के जो रेट्स हैं वो कुछ आर्टिफिशियल में ग्रोथ कर रहे हैं और ग्राउंड रियल्टीज़ में वो चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। जो गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स लगाया है वो बेसिकली जब आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो वो आपको एडवांस टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ता है। इस बजट से पहले जो फाइलर था वो 1% था और जो नॉन फाइलर था वो 2% था। इस हिसाब से अभी जो गवर्नमेंट ने इसको नया लॉन्च किया है वो हमारे पास फाइलर हैं वो 2% कर दिया है फाइलर FBR वैल्यू का, और 5% जो है वो बेसिकली इन्होंने किया नॉन फाइलर को। देखिए बेसिकली जो गवर्नमेंट है या IMF की कुछ कड़ी शराइत हैं, उसमें यही है कि जो नॉन फाइलर्स हैं जो टैक्स रिकॉर्ड में नहीं है हमारे पास गवर्नमेंट में, उनको विद डॉक्यूमेंटेशंस में लेके आना है। बेसिकली ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा थी, 2% थी। लेकिन अगर देखें हमारी सजेशन ये है कि रियल एस्टेट में कि अगर फाइलर आपने लोगों को बनाना है तो जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनको अलाउ ही ना करें कि आप वो इन्वेस्टमेंट्स करें। देखें अभी इस टाइम आपको उनकी वजह से भी कुछ थोड़ी सी मुश्किलात हैं हमारे पास। इस वजह से हमारे जो फाइलर हजरात हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों के लिए परेशानी बन चुकी है। दूसरी बात करें कि जो सबसे बड़ी जो चीज़ है इस टाइम हम बात करें कि जो गेन टैक्स है, जो कैपिटल गेन टैक्स है, CGT जिसे कहते हैं, वो हम प्रॉपर्टी जो सेल आउट करते हैं उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे ऊपर उसको हम गेन टैक्स कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक आसानी ये की हुई है कि उनने तमाम जो DC रेट्स हैं, जो FBR रेट्स हैं, उनको फ़िक्स कर दिया गया है ताकि किसी को ये ना कहे मुझे 20 लाख बच रहा है, जो कहे मुझे 5 लाख बच रहा है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने रेट एक फ़िक्स कर दिया। अभी देखें जो टाइम स्पाइन जो किया है लैंड का, बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे प्लॉट्स हैं, मिसाल के तौर पे एक प्लॉट पड़ा हुआ 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, वो अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, वो हम बिल्कुल सही कहते हैं, वो अनप्रोडक्टिव है, वो 15 साल से किसी ट्रांजैक्शन में नहीं आ रहा। और जब हम बात करें कंस्ट्रक्शन फील्ड की, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड जो रियल एस्टेट फील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसमें हमारे पास 52 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। 52 एलाइड इंडस्ट्रीज़, तो जो इसका बात हम करें कि जो साबे हैं रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हैं, और इसमें 52 इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास ऑलमोस्ट जो रफली डाटा मेरे पास पड़ा है वो मोर दैन 5 मिलियन, 50 लाख लोग इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं। अगर 50 लाख लोग हैं तो हर घर में 4 से 5 लाख लोग होते हैं डेफिनेटली। अगर उसको मल्टीप्लाई करें 50 को 4 से, तो 2 करोड़ जो अफराद हैं उससे डायरेक्टली मुंसलिक हैं। तो बहुत बड़ा फील्ड है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी तक जो रियरा किया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको रेगुलराइज नहीं कर सके। इस वजह से कोई एक प्रॉपर बॉडी नहीं है जो इसकी जो है प्रेजेंटेशन करें। जो बजट अनाउंस किया गया उससे पहले अगर हम बात करें, सारे बजट्स के थे, ऑटोमोबाइल्स के हो गए, फार्मास्यूटिकल्स के हो गए, एग्रीकल्चर के हो गए, तो उनके तमाम नुमाइंदों को यहाँ पे इनवाइट किया गया। लेकिन रियल एस्टेट में अनफॉर्चुनेटली किसी को इनवाइट नहीं किया गया। तो इस वजह से जो एक वॉइस होती है रियल एस्टेट में, उस वजह से जो नहीं सुना गया, और इस वजह से जो वन साइडेड और ये कहते यूनानिमस जो बजट पास किया गया है। अभी तो बजट पास नहीं हुआ। इसमें जो 15% है प्लॉट के ऊपर, पहले गेन टैक्स था हमारे पास 1% का, जो FBR का वैल्यू को फिक्स वैल्यू। मिसाल के तौर में बहरिया टाउन की बात करूं तो बहरिया टाउन में जो FBR वैल्यू है इस टाइम वो डिफरेंट है। DC रेट जिसे कहते हैं, या FBR वैल्यू है। FBR वैल्यू तकरीबन 4.5 लाख रुपये पर मरला है। अगर हमारे पास जो 10 मरले का प्लॉट था वो बंदा बेचता था तो उसको 1% 4 साल के अंदर पे करना था, तो 45,000 रुपया। अब ये वो अगर लेता है तो उसको 15 मल्टीप्लाई बाई 4 तकरीबन 6 लाख रुपया उसको जो है वो गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो उसको पहले साल में बेचता है। तो दिस इज़ रियली बिग कट ऑन द मार्केट। और मैं बात करूँ तो इसमें अगर कुछ इंक्लूड जो कम किया गया इसमें
देखिए दूसरे साल में हमारे पास 12.5% और तीसरे साल में 10%, चौथे साल में 7.5% और पाँचवें साल में 5% और छठे साल में वो 2.5% पे आ गए। तो इट्स अ वेरी बिग कट। और मैं बात करूँ कि इस टाइम मार्केट में जो घरों को दी एग्जाम्पशन वो 4 साल की दी और फ्लैट्स को दिए 2 साल की। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि मैं इस जो अनप्रोडक्टिव चीज़ इसको प्रोडक्टिव लिव में लेके आऊँ। और उन्होंने ये भी कोशिश की है कि अभी हमारी जो रियल एस्टेट है वो ज़्यादा चल रही है हॉरिजॉन्टल मीन लैंड्स के ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर। अभी इसको लेके जाना चाह रहे हैं वर्टिकल के ऊपर, मीन हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर। तो डेफिनेटली जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो फ्लैट्स होते हैं, वो हाई राइज बिल्डिंग्स में ही बनते हैं। और गवर्नमेंट ने इस फार्मूले को कोशिश ये की है कि इसको हम जो बिल्डिंग्स में जाएँ, कंस्ट्रक्शन में जाएँ, क्योंकि जो प्लाट पड़ा हुआ है 10 साल से 15 साल से खाली पड़ा हुआ है वो किसी के काम का नहीं है। कंस्ट्रक्शन होती है, लेबर लगती है, सीमेंट लगता है, बजरी लगती है, ट्रांसपोर्टर का ट्राला आता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं। और एक और जो चीज़ ये एक गवर्नमेंट की सोच है, लेकिन इस टाइम मार्केट में मैं आपको बात करूँ, जो मार्केट को जो रन करते हैं वो इन्वेस्टर करते हैं। इन्वेस्टर देखें बेसिकली क्या सोच रहा होता है। इन्वेस्टर बेसिकली ये सोच रहा होता है कि मैंने एक प्लॉट लिया है मार्केट प्राइस का, तकरीबन उसमें 2 करोड़ रुपए का लिया है या 2.25 करोड़ का लिया मैंने प्लॉट लिया है, और इसको मैं पेमेंट करके महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद 20 से 25 लाख रुपया मैंने उसको अर्न करना है। तो देखिए बेसिकली वो उसका राइट है। देखिए वो जो 2.25 करोड़ रुपये लगा रहा है उसका राइट है। अगर तो ये 15% जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इट विल बी अ माइनस फॉर डैट फॉर हिम, और या फिर वो उसके लिए ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स जो मार्केट से हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम मार्केट से पैनिक मार्केट में। आप इस टाइम देखें इस बजट को लेके हर बंदे ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अभी फ़िलहाल रोक रखी हैं कि देखें नेक्स्ट होता क्या है। और तीसरी चीज़ जो ये है कि मार्केट के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होना है। देखिए मार्केट में अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मार्केट विल बी फ्रोज़न और ये जम जाएगी मार्केट। इस विल बी आप समझ लें कि पैनिक जो है ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो ये डिज़ास्टर हो सकता है मार्केट में। ऑलरेडी जो रियल एस्टेट में 2021-22 में जो रियल एस्टेट ने ग्रो किया है वो इसीलिए ग्रो किया कि इन्वेस्टर्स को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया। मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट, देखिए रियल एस्टेट बेसिकली वो फील्ड है जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, बिलियनियर्स हैं, उनमें जो उनके 90% जो उनकी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उनके अखराजात हैं वो रियल एस्टेट में ही जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बहुत बड़ी जो हमारे पास एक सोर्स है वो ओवरसीज़ का है। ओवरसीज़ बेसिकली क्लाइंट वो क्लाइंट होते हैं जो अपने मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में हर साल जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स या हज़ारों के हिसाब से डॉलर्स जो भेजते रहते हैं, उससे हमारे मुल्क में डॉलर मजबूत होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात करूं तो ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादती की है, ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट में बात करूं। पहली बात तो ये कि इनका जो है वो वोट का वो भी ख़त्म कर दिया है, और दूसरी बात कि हमारे मुल्क में जब भी कोई डिज़ास्टर आया, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो सैलाब है, चाहे वो हमने डैम बनाने हों, ठीक है, या हमारे पास कोई कोरोना की वबा आई हो, तो सबसे पहले हम ओवरसीज़ के पास जाते हैं। हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, हम टीवी पे बैठ के देखते हैं कि बहुत लंबे लंबे सेशन कर रहे हैं, यासर साहब कतर से बात कर रहे हैं, फ़ारूक साहब दुबई से बात कर रहे हैं, जी हम आप हमें कितनी डोनेशन दे रहे हैं, आप हमें कितनी डोनेशन दे रहे हैं। इस्माइल साहब बात कर रहे हैं, जी जर्मनी से बात कर रहे हैं, आप हमें कितनी डोनेशन दे रहे हैं। अब जब यहाँ पे बात आई है तो ओवरसीज़ के लिए जो सबसे बड़ी जो एक ईजी सोर्स है वो हमारे पास रियल एस्टेट है। इसके ऊपर कट लगा दिया गया और वोट का हक भी छीन लिया गया। तो देखिए बेसिकली ये चीज़ें अगर हम एक बंदे से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें सपोर्ट करे, और दूसरी बात जब उनके मफादात की चीज़ आएँ तो उसमें हम बहुत ज़्यादा उनको अपसेट कर देते हैं। अब ओवरसीज़ क्लाइंट्स देखें उनके पास जो अपने मुल्क में बाहर जो गुजारते हैं, देखें उन्होंने अपने मुल्क में पैसा भेजना है, क्योंकि उनको बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ठीक है, वो कोई प्लांट नहीं लगा सकते। अगर वो लगाते हैं, जिन लोगों को लगाया, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो सारे के सारे उनका पैसा डूब गया। उनके लिए बचता ये है कि रियल एस्टेट, और वो रियल एस्टेट एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। अच्छी सोसाइटीज़ में जैसे BRI टाउन DHA या और कुछ ब्रांड्स के साथ वो काम करते हैं, उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कट लगा दिया कि अभी वो देखें अगर वो प्लॉट लेते हैं, अगर उनको वो जो गेन टैक्स 15% लग जाता है तो वो उनको क्या बचेगा। या हमारे पास जो एक बंदा है जो सर्विसेज मैन है या कुछ भी हैं, वो माशाल्लाह अपनी सारी ज़िंदगी लगाते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो अगर उन चीज़ के ऊपर वो गेन टैक्स पे कर दें तो जो सेविंग है वो तो सारी गवर्नमेंट ले जाएगी, उनको क्या बचेगा, नथिंग। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो अगर इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको, या हमारी कोई जो बॉडीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लें, और उनको इसी तरह को, ताकि इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो रियलिस्टिक प्राइसेस हो उनके ऊपर वो जाके ट्रेड करें। अच्छा एक और बात मैं डिस्कस करूं
कि अभी जो इस टाइम गवर्नमेंट एक और प्लान ये बनाया कि जो 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पे वो प्रॉपर्टी जो उसकी नेटवर्थ है वो 3 करोड़ से ऊपर जा रही है, या वो जा रही है 4 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो 2.5 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उसको अगर वो प्लॉट की सूरत में, चाहे वो फाइल की सूरत में हो या ओपन एफिडेविट हो या कुछ भी हो, जिसकी वर्थ हो 2.5 करोड़ से ऊपर, उसको उनको 5% जो है एनुअल इंक्रीज़ होगा, और उसके ऊपर जो है वो 1% जो है उनको उसका टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ की है और वो साल बाद उसकी जो इसकी 3 करोड़ बन जाती है, तो 50 लाख रुपए का जो गैप आया, 50 लाख का जो गैप आया उसका 5% जो टैक्स बनेगा, उसका 1% जो है वो उनको हर साल एनुअली देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डिस्करेज किया गया है प्लॉटिंग को और फाइल्स को। तो अपने घर के ऊपर जो आपका टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड है, आपकी जो ओन प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई आपको जो है टैक्स नहीं लगेगा। और एक और बात जो दूसरी ये भी कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो टैक्सेस बनेंगे। अब देखिए गवर्नमेंट ने माशाल्लाह इसमें आप देखें कि जो पिछले साल 700% जो इजाफा किया है वो बहुत अनरियलिस्टिक था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैनिक उस टाइम भी फैला गया था। लेकिन अब दोबारा ये कोशिश की जाती है कि वो फेयर प्राइस मार्केटिंग की बात करें। तो फेयर प्राइस मार्केट में बात जब आप करते हैं तो वो उसके फिर मतलब यही होता है कि मिसाल के तौर पे मैं बहरिया टाउन की बात करूँ, बहरिया टाउन में इस टाइम जो डीसी वैल्यू है, जो प्लॉट की मार्केट है, जो एफबीआर की वैल्यू वो 45 लाख रुपये 10 मरले का है, और मार्केट में जो ऑन ग्राउंड है वो 1.5 करोड़ रुपए तक भी इस प्लॉट के वहाँ पे रेट्स हैं। तो अगर वो डीसी वैल्यू को या बीआर वैल्यू को वहाँ पे लेके जाते हैं तो जो टैक्स बनेगा आई थिंक सो वो आधा प्लॉट तो खैर गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात मैं ये इसमें डिस्कस करूँ कि जो हमारे पास को कुछ इसमें यहाँ पे कुछ फाइल्स का भी जिक्र किया गया है। तो अब अगर आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ 2.5 करोड़ से ऊपर है तो उसमें चाहे आपकी फ़ाइलें हों, चाहे आपकी ओपन फाइल हों, इंस्टॉलमेंट्स फाइल हों, आपके फ्लैट्स हों, आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो जो आप काश्त नहीं कर रहे, उसके ऊपर भी जो टैक्स है वो नाफिज होगा। और दूसरी बात ये भी हम बात करेंगे, देखें इसमें जो मार्केट में इस टाइम जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मसला बन चुके हैं हमारे लिए। और बेसिकली जो हमने इसको नॉन फेलर के लिए बेसिकली जो आईएमएफ ने भी काफ़ी कड़ी शराइत आज की थी, तो उनको भी इसमें टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल लाएँ, हम आपको इस स्टेप पे अप्रिशिएट करते हैं। हम खुद समझते हैं कि जो रियल एस्टेट में है वो फाइलर हो के हैं। और दूसरी बात हम इसमें एक और बात करें कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं तो इसमें हमारे पास जो एक अदर रास्ता है कि अगर देखें गवर्नमेंट के पास अभी टाइम है, अभी देखें इन्होंने इस बजट पे बहस करनी है, असेंबली में बहस करनी है, तो इसमें कोशिश हमारी एक्सपेक्टेशन की है कि इसको काफ़ी हद तक कम किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा। अगर इसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकता है। तो बात करूँ तो 1 जुलाई 2022 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, और इसके बाद जो है हमारी जो प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली इसमें फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे कि अगर ये जो हमारे पास जो अगर ये से 6 साल का स्पैन पीरियड है, अगर हम 3 साल हमारे 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या उसमें हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमने उस टाइम से स्टार्ट होगा या हम भी इसी खाते में आ जाएंगे? देखें, अगर आपका अभी भी आज की डेट में अगर 4 साल पूरे हो रहे हैं तो आप इस टाइम जो है 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई से पहले अगर आपने ट्रांजैक्शन लिक्विडेट कर दिया तो वो ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको 6 साल का ही खाते में आना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हम कोशिश ये पूरी करेंगे कि इसमें हमारे पास जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, काफ़ी हद तक उसमें जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और दुआ है कि ये अल्लाह करे ये जुल्म हमारे साथ ना हो। तो पूरी कोशिश ये कि हम इस चीज़ को कम से कम करवाने की कोशिश करेंगे ताकि जो रियल एस्टेट का सर्कल है वो चलता रहे। इसलिए कोशिश यही है कि हम भी इस चीज़ का प्रोटेस्ट करेंगे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ को ये बंदे को किसी सूरत मंजूर नहीं है। तो दूसरी बात लास्ट में हम ये बात करेंगे, जो इस टाइम ऑप्शन हमारे पास क्या बचते हैं, जहाँ पे ओपन एफिडेविट फाइलें जहाँ पे भी हैं, चाहे वो बहावलपुर की हैं, कोयटा की हैं, या रूडन की हैं, या ओपन सर्टिफिकेट्स DHA इस्लामाबाद के हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करें तो वो उस टाइम फ़िलहाल उनकी पूछताछ अभी भी नहीं हो रही, ना पहले हो रही थी। तो ये हमारे पास गुड ऑप्शन ज़रूर हैं। तो इस टाइम एक और ऑप्शन ये भी है कि हम रेंटल वैल्यू पे चले जाएं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जिनका हम रेंट लेते रहें, उसके साल बाद उसकी जो अप्रिसिएशन है प्राइस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो आज का था उसमें हमने डिस्कशन की है। होपफुल तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, और हमारी काफ़ी कोशिश ये होती है कि आपको जो रियलिस्टिक जो हमारा प्रॉपर्टी इंसाइडर्स का मतलब भी यही है कि इंसाइडर्स की आपकी न्यूज़ देते रहें ताकि आपको बर वक्त जो है इसकी न्यूज़ मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए रियल एस्टेट के लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते रहते हैं ताकि आपको वक्ती तौर पे और आपको हमेशा आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं
नेक्स्ट रियल